भारत की और भारतीयों की सबसे बड़ी कमजोरी ये है, हमको मालूम ही नहीं है हम हैं क्या। हमको मालूम नहीं है कि ब्रह्मांड का आशीर्वाद हमारे ऊपर में क्या है। हमको मालूम नहीं कि प्रभु का आशीर्वाद हमारे ऊपर में क्या है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ 15 मिनट दे रहेगा, वो ऑफिसर ਨੂੰ वापस ले आओ ਇੱਥੇ और मैं अपने अंदर में गायत्री मंत्र, मृत्युंजय मंत्र, मूल मंत्र शुरू कर दिया और वो जोर से चिल्ला उठी। उसको लगा कि स्टैचू में जान आ गई। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो उस इलाके से सड़क बनाना चाहता है जो मेरा घर है। कहा कि सर मैं आपसे शेयर करना चाहती हूं कि चाइना में हम रिलीजन वगैरह तो ज्यादा फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन सबके दिल में एक इच्छा है कि अगर अगला जन्म हो तो वो भारत में हो। इंदौर, उज्जैन, मऊ से बहुत ही प्यार रहा है, क्योंकि मैं एक इन्फेंट्री ऑफिसर हूं। भारतीय सेना का कोई भी इन्फेंट्री ऑफिसर, उसको मऊ से बहुत प्यार होता है, क्योंकि उसकी जो ट्रेनिंग है यहां से होती है और जो सीखा है यहीं से सीखा है। और शुरू में मैं एक चीज साझा करना चाहता हूं कि मेरी पहली संतान, मेरी पुत्री, मेरी बेटी का भी जन्म मऊ में ही हुआ था, तो और भी एक रिश्ता सा बन जाता है। आज नर्मदा साहित्य मंथन 2023 विश्व संवाद केंद्र मालवा, भोज पर्व और वो भी धार में, और मैं मां वागेश देवी जी और राजा भोज जी का आशीर्वाद, उनकी प्रेयर वंदना करता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो विषय चुना है वो राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय निर्माण, राष्ट्रीय भक्ति, ये सबसे बड़ा विषय है। राष्ट्र, समाज और जनहित में कार्य करना सबसे बड़ा कार्य है, और इस परिवार ने इसको प्राथमिकता दी है। ये मुझको आत्मा के स्तर पर ये इसने घर किया है कि हमारा ये परिवार राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में सोच रहा है, आंतरिक सुरक्षा के बारे में सोच रहा है। किसी भी सैनिक को इस परिवार के साथ जुड़ने से जो हर्ष मिलेगा कि मेरा परिवार सुरक्षा के बारे में सोचता है। और सच कहूं तो जो आज का शीर्षक दिया है आपने, जिसमें आपने आंतरिक सुरक्षा, चुनौतियां और समाधान की बात की है, ये हर नागरिक को, जब इस विषय में हर नागरिक जुड़ जाता है तो उस राष्ट्र को कोई भी कभी भी उसके अगेंस्ट में कुछ नहीं कर सकता है। मुझको ऐसा लगता है, ताली मारनी है तो जोर से मारिए, आत्मा से मारिए, क्योंकि जो आज हम बात करने वाले हैं ये राष्ट्र की सुरक्षा की बात करने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि आज आप जब सुनेंगे, आपके अंदर में जो मंथन होगा उस मंथन को आत्मा के स्तर पर होने दीजिए। कभी कभी दिमाग से सोचते हैं तो चालाकी आती है, लेकिन जब इंसान अपनी आत्मा से सोचता है और उस आत्मा को राष्ट्र से, समाज से, जनहित में जोड़ता है तो एक अलग ही ऊर्जा, एनर्जी आती है। मुझको ऐसा मैं आपसे साझा करना चाहता हूं आज अपने परिवार से कि मैंने 1973 जब मैं एनडीए में था तो मैंने चाइनीज सीखी थी, आज से 50 साल पहले, और मेरे को चाइनीज लैंग्वेज में डिस्टिंक्शन मिली थी।
तब से ये एक इच्छा थी कि हमको जो राष्ट्र की प्राइमरी सिक्योरिटी थ्रेट चाइना है, इसके बारे में अपने आप को जागृत करना है। यह सबसे बड़ी चाहत थी। आज मुझको ऐसा अनुभव हो रहा है कि आज मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा राष्ट्र यह समझ गया है कि चाइना हमारी प्राइमरी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। सच कहूं तो जब 15 जून गलवान के 20 बलवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी और उसके बाद में पूरा राष्ट्र इकट्ठा हुआ और सबने एक सोच से कहा कि चाइनीज प्रोडक्ट बायकॉट करेंगे। सरकार ने कहा कि उनकी एप्लीकेशंस को बैन करेंगे और जिस प्रकार से भारतीय सेना ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, वो अपने आप में अलग था। लेकिन ये हमारे लिए जरूरी है कि हम देखें कि इस विषय के ऊपर में हमारी हिस्ट्री क्या रही है, हमने गलतियां क्या की हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना है क्या। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट चाइना इज। हमने कभी इस विषय के ऊपर में ज्यादा एम्फेसिस, प्रायोरिटी दी ही नहीं। तो इसके कारण भ्रम, मिथ, झूठ, फ्रेब को हमको सौंपा गया। मैं असम रेजिमेंट का हूं। असम रेजिमेंट में नॉर्थ ईस्ट, नागा, मिजो, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट, उनके जवान होते हैं। और मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि मेरा सौभाग्य रहा है कि मैंने इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर में 8 साल नौकरी की है, 8 साल सेवा दी है वहां पर, और 7 बार चाइना गया हूं मैं विजिट के लिए। मैंने एक मिलिट्री डेलीगेशन चाइना बीजिंग, शंघाई और उरुमची जो सिंजांग है, वहां पर मैंने लीड किया था एक मिलिट्री डेलीगेशन। और ताइवान के अंदर में 2 महीने पीएलए और पीआरसी, पीपल रिपब्लिक चाइना के ऊपर में अध्ययन किया था, उनका नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। तो अंदर में बहुत सवाल थे कि भारत की और चाइना की हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, चाइना क्या है, और हमारा नैरेटिव, हमारी सोच, विचार और धारणा क्या होनी चाहिए। सच कहूं तो जो 1962 में हुआ और उसके बाद में जो भारतीय सेना ने, चाहे वो नथुला की लड़ाई हो, चाहे वो सुमद्रोंगचू हो, और उसके बाद में दोकलम, गलवान, और आज तक सोच क्या रही है। मुझको ऐसा लगता है कि बहुत झूठ, फ्रेब, प्रॉक्सी, इनडायरेक्ट, और इसमें हमारी भी गलती थी कि हमने इस विषय के ऊपर में ठीक शोध, रिसर्च, ज्ञान जानने की कोशिश नहीं की। मोटे तौर से अगर मैं देखता हूं हिस्टोरिकली, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि शुरू कहां से करूं, क्योंकि जब तक आप गणेश जी को नहीं पूछते हैं तो आपको मालूम ही नहीं लगेगा कि चीज को शुरू कहां से करना है। ये इसीलिए गणेश मंत्र में, इसीलिए जब गणेश जी की स्तुति करते हैं, उनके मंत्र में कहते हैं, ओम नमस्ते गणपत्याय तत्मेव केवलम कर्त्यासे तत्मे केवलम धर्त्यासे तत्मे केवलम हर्त्यासे ओम नमो नमः। करने वाला भी वो है, धरने वाला भी वो है, हरता भी वो है। कहां से शुरू करूं मैं?
इस विषय को, ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। लेकिन गणेश जी इज द लॉर्ड ऑफ इनिशिएशन, शुरुआत की, और इनोसेंस, तो इसको बहुत मासूमियत से शुरू करना चाहिए। देखिए, एक बात पक्की है कि जब धरती का निर्माण हुआ, हमारी भारतवर्ष का निर्माण हुआ, तो एक बात बिल्कुल क्लियर है कि हिमालयस हमारे बाउंड्री थी, हमारी सरहद थी। उसमें किसी को भी पूरे विश्व में, पूरे मानवता में कोई शक नहीं होना चाहिए। उसमें तिब्बत हमारा पड़ोसी था, लेकिन अगर हम देखें तो 1950 से ही चाइना ने तिब्बत का एनेक्सेशन शुरू कर लिया। उन्होंने वहां पर साइनोसाइजेशन, अपने लोगों को बसाने की शुरुआत कर ली। हमारी उस वक्त में इंटेलिजेंस बहुत कमजोर थी। उस वक्त परिवार वालों ने तब भी कहा था कि उस तरफ देखो, चाइना क्या कर रहा है, लेकिन ध्यान नहीं दिया। उसके कारण अर्ली 50s के अंदर में, लद्दाख के इलाके के अंदर में उन्होंने वेस्टर्न हाईवे बनाया। हमारी तो जो पुरानी ट्रीटीज हैं 1684 और 1842, 1854, चाइना तो था भी नहीं वहां पर, लेकिन उसके बाद में उसने उस इलाके के अंदर में अपना एक्सपेंशनिज्म, उसको निबल और उस इलाके में आना शुरू किया। 1960 के अंदर में भारत और चाइना के बीच में ऑफिशियल टॉक्स हुई, जिसके अंदर में दोनों ने अपना बॉर्डर के बारे में डिस्क्राइब किया। तो तभी से चाइना का धोखा, चाइना की चालाकी, चाइना का झूठ सामने में आया, जब उन्होंने अपना बॉर्डर का जो डिस्क्रिप्शन है वो काराकोरम पास से शुरू किया। लेकिन जब भारत ने अपना बॉर्डर का डिस्क्रिप्शन किया, तो उसी प्रकार जिस प्रकार हमारी धारणा रही है सिविलाइजेशन, सभ्यता के शुरू से, कि हमारा बॉर्डर शुरू होता है पामीर नॉट और हिमालयस के साथ में जाता है, तभी से यह बात पक्की थी कि चाइना के दिमाग के अंदर में खोट था। एक चीज हमको समझना बहुत जरूरी है कि चाइना के साथ जो हमारा डिफरेंस है सोच विचार और धारणा का, पहला है बॉर्डर के बारे में। बॉर्डर के इश्यू में हमारा एक बात बिल्कुल क्लियर है कि अक्साई चिन बिलोंग्स टू अस, और यह चीज भारत के गृह मंत्री जी ने पार्लियामेंट में बिल्कुल साफ लफ्जों में कहा, जब उन्होंने कहा कि पीओके, गिलगिट बाल्टिस्तान और अक्साई चिन हमारा है, एक ना एक दिन उसको अवश्य वापस लिया जाएगा, चाहे इसके लिए हमको जान भी देनी पड़े। हमारे लिए अपने राष्ट्र की सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी सबसे बड़ी बात है। इसके लिए प्राणों की आहुति देना, सुप्रीम सैक्रिफाइस देना किसी भी सोल्जर का सबसे बड़ा धर्म है। एक बात बहुत जरूरी है कि राष्ट्र को अपना जो रेड लाइंस हैं उसको बिल्कुल सीधे सीधे बताना चाहिए। और मेरे को ऐसा लगता है कि 5 अगस्त 2020 पार्लियामेंट के अंदर में गृह मंत्री जी ने इस बात को बिल्कुल सीधा बताया कि पीओके, गिलगिट बाल्टिस्तान, अक्साई चिन विल बी टेकन बैक। ये बॉर्डर इशू है। ताली मार रहे हैं, जोर से मारिए आप।
इसके अलावा ईस्टर्न सेक्टर के अंदर में जब 62 की लड़ाई हुई थी तो उस वक्त चाइना वापस वहां गया जहां पर हमारा बॉर्डर है, लेकिन उसके मन में खोट है, उसकी मंशा में खोट है, इसलिए वो 93,000 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर में अपनी नजर रखता है, फुटहिल्स ऑफ हिमालय तक वहां पर। लेकिन भारत अपनी नजर, अपना नैरेटिव, अपना रेड लाइन में बिल्कुल क्लियर है कि हमारा बॉर्डर हिमालयस का, जिसको वो रफली मैकमोहन लाइन बोलते हैं, वहां तक का है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ एक जो मोटे मोटे पॉइंट है उनको बताना चाहता हूं। लेकिन जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो 1962 के बाद में लड़ाई का विराम के बाद में जो बना था, उसके अंदर में भी डिफरेंसेस हैं। उनकी जो परसेप्शन है, धारणा है, वो अलग है, हमारी अलग है। उसके लिए भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है उनका, जहां क्या है हमारा, इसके बारे में भी मीटिंग्स हुई थी। और मुझे सौभाग्य था कि मैं एज ए डायरेक्टर मिलिट्री ऑपरेशन चाइना के साथ डील कर रहा था। इस बात के लिए बीजिंग और चाइना में और न्यू दिल्ली में मीटिंग किया, तो हमने उनको अपना परसेप्शन बताया। सबसे पहले मिडिल सेक्टर जो हिमाचल और उत्तराखंड का है, उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन जब ईस्टर्न लद्दाख के मैप्स को एक दूसरे को दिखाया तो हमको पता चला कि काफी जगह में अलग अलग धारणाएं हैं। ये जो गलवान में हुआ है, जो ईस्ट लद्दाख में हुआ है, ये उसी के कारण है कि दोनों की जो एलएसी परसेप्शन है वो अलग अलग है। इंग्लिश में कहते हैं बोथ हैव गॉट यूनिलैटरल परसेप्शंस, लेकिन उसकी क्लैरिफिकेशन नहीं हुई है। 2015 में भी जब प्रधानमंत्री जी चाइना में गए थे तो कहा था कि एलएसी क्लैरिफिकेशन को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन चाइना की जो मंशा है इस विषय के ऊपर में, वो शुरू से ही ठीक नहीं रही है। अगर आप सिद्धांत के बारे में, सिद्धांत के पटल पर और राष्ट्र के पटल पर देखें तो जो हमारी राष्ट्रीय विल है वो है कि बॉर्डर परसेप्शन हमारा क्लियर है, अक्साई चिन ईस्ट लद्दाख में हमारा है। लेकिन ये जो एलएसी है ये टेम्पररी पोजीशंस हैं। जो 2020 में हुआ गलवान में, वो उसी टेम्पररी अस्थाई एलएसी के ऊपर में हुआ है। ये मोटी मोटी बातें हैं, मैं क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और वेक्स्ड इशू है, बॉर्डर की जो प्रॉब्लम है, एलएसी का जो मैनेजमेंट है। लेकिन एक बात पक्की है कि वहां पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी कैसे रहे, इसको करने के लिए भारत और चीन के अंदर में काफी एग्रीमेंट्स किए थे। सबसे बड़ा एग्रीमेंट था 1993 में बॉर्डर पीस ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट। उसके बाद में 1996 में बनाया कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन मिलिट्री फील्ड। उसके बाद में उसको खंगाला गया, अच्छा प्रोटोकॉल बनाया गया 2005 में, 2012 में, 2015 में। लेकिन ये जो एग्रीमेंट होते हैं ये तो ट्रस्ट के ऊपर में होते हैं, लेकिन चाइना एक ऐसा देश है जिसके ऊपर में ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। जो उन्होंने कोविड के टाइम में किया, जो नवंबर 2019 में जो वुहान से जो कोविड की महामारी शुरू हुई, उन्होंने तो पूरे विश्व को बताया भी नहीं। ये तो ताइवान से पता चला कि वहां पर कुछ गड़बड़ हो रहा है, उन्होंने पूरा विश्व से छुपाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि चाइना के अंदर में बायो वॉरफेयर, जो बायोलॉजिकल वॉरफेयर होता है, उसकी 42 गवर्नमेंट की एजेंसियां इसके ऊपर में काम कर रही थी। लेकिन जो
वुहान से कोविड शुरू हुआ, जिस प्रकार से चाइना ने अपने पैसे के बलबूते के ऊपर में WHO और बाकी जो मॉनिटरिंग एजेंसी थी, और जिस प्रकार से उन्हें पूरी मानवता से झूठ बोला कि वहां क्या हो रहा है, उनकी जो क्रेडिबिलिटी और डिपेंडेबिलिटी है, एक सिविलाइजेशनल क्रेडिबिलिटी और डिपेंडेबिलिटी है होती है, वो उन्होंने झूठ का आधार इस्तेमाल करने की कोशिश की। उनका जो एक्सपेंशनिज्म, जो दूसरों की टेरिटरी को खाने की भावना है, साउथ चाइना सी है, वहां पर उन्होंने 9 डॉटेड लाइन लगाकर कहा कि यह इलाका हमारा है। चाइना ने एक कोल्यूसिवनेस, मिली भगत, जिस प्रकार पाकिस्तान को भारत के अगेंस्ट में यूज किया है और करता आया है, जिस प्रकार नॉर्थ कोरिया के पीछे छुप के एक प्रॉक्सी का खेल खेलता है, चाइना जिस प्रकार से इनडायरेक्ट वॉरफेयर में बिलीव करता है। आपको क्या मालूम है कि चाइना के वॉरफेयर की जो स्ट्रेटजी है उसमें 3 W हैं। पहला W है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, दूसरा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और तीसरा प्रोपेगेंडा वॉरफेयर। लेकिन भारत ने कभी भी इस प्रकार की पॉलिसीज या कंसेप्ट नहीं बनाए हैं। इसलिए चाइना का ये जो दोहरी पर्सनालिटी है, ये जो प्रॉक्सी, इनडायरेक्ट, झूठ, फरेब, इसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मेरे को खुशी है कि धार के अंदर में हम चाइना का सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। और मैं एक बात बताता हूं, जो इसकी जो गूंज है वो बहुत दूर तक जाएगी। मैं आपको ले जाना चाहता हूं 15 जून गलवान, ईस्ट लद्दाख में क्या हुआ। नवंबर 2019 में वुहान से कोविड शुरू हुआ। चाइना साउथ चाइना सी के अंदर में भी एक्सपेंशनिज्म का कार्य कर रहा था। पूरा दुनिया चाइना के अगेंस्ट में उठ रही थी कि कोविड वहां से ही आया है। जिस कोविड ने 6.5 करोड़ को संक्रमित किया है, इन्फेक्ट किया है, और जिस कोविड ने मानवता के 6.5 लाख को मृत्यु घाट पर लेके गया है, एक रोष था पूरी दुनिया के अंदर में। तो चाइना ने पूरा का जो डाइवर्जन करने के लिए जो उनकी एक्टिविटीज थी तिब्बत के इलाके में, उसको बढ़ाना शुरू कर दिया। मई के महीने से, अप्रैल से ही शुरू हो गया था। और फिर वहां पर फेस ऑफ भी काफी भिड़ंत, जिसमें काफी चोटें आई। लेकिन 15 जून के उस दिन जब PLA और इंडियन आर्मी में भिड़ंत हुई और उन्होंने एक लेवल क्रॉस किया, उस दिन हमारे इन्फेंट्री बटालियन के अंदर में जो कमांडिंग ऑफिसर होता है, उसको हम भगवान की तरह देखते हैं कि भगवान और जवान के बीच में वो कमांडिंग ऑफिसर होता है। जो कर्नल सुरेश बाबू थे, जब उनको चोट लगी, जब उनकी उस जगह में मृत्यु हुई, उसके बाद में भारत के सैनिकों ने PLA के सैनिकों को वो सबक सिखाया। उसी रात में 100 से ज्यादा को मौत के घाट बिना गोली के पहुंचाया। इस संघर्ष के अंदर में, इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर में हमारे 20 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी। वो गलवान के बलवान। ये आत्मा से निकलता है जब आप ऐसे बोलते हैं तो।
देखिए, हमने तो वो 20 गलवान के बलवानों को जब उनके पार्थिव शरीर उनके गांव में उनके परिवारों के पास गए तो पूरी श्रद्धा के साथ लास्ट रिस्पेक्ट दी उनके पार्थिव शरीरों को। हमको गर्व था कि इन्होंने भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। और दूसरी तरफ देखिए, चीन ने बताया ही नहीं कि उनके कितने की मृत्यु हुई है। 5-6 महीने के बाद में उन्होंने बोला 4 की मृत्यु हुई है। और जब पूरी दुनिया को मालूम है कि 100 से ज्यादा उनकी ग्रेव्स के अंदर में उन्होंने उनको दफनाया। ये डिफरेंस होता है इंडियन सिविलाइजेशन और बाकी सिविलाइजेशन। भारत का राष्ट्र, भारत का समाज, हमारे मॉरल वैल्यूज, हमारे एथिक्स और दूसरों के। आपको तो याद है पाकिस्तान कारगिल के अंदर में उन्होंने तो अपने जवानों के पार्थिव शरीर लेने से इनकार कर दिया था। उनका भी अंतिम संस्कार भारत वालों ने ही किया था। कोविड महामारी और जिस प्रकार से भारत ने अपनी एक सिविलाइजेशनल रेजिलियंस दिखाई है, जिस प्रकार भारत ने इकट्ठा होकर, भारत के वैज्ञानिकों ने, हरेक भारतीयों ने, हरेक डॉक्टर, नर्स, हरेक इंसान ने जिस प्रकार कोविड को लड़ा है, अपने आप विश्व में एक उदाहरण बन गया है। जिस प्रकार भारत ने वैक्सीन बनाने के बाद में वैक्सीन मैत्री से पूरे विश्व को वसुदेव कुटुंबकम के नजर से देखा है, अपने आप में एक मार्ग बन गया है। ये लक्षण होते हैं कि राष्ट्र किस प्रकार से विश्व गुरु और विकसित देश और अपनी शीर्ष जगह लेते हैं। जोर से ताली बजाइए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक पीएलए और भारतीय सेना के जवानों में क्या फर्क है, क्योंकि यह आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं असम रेजिमेंट में रहा हूं, पूरा जीवन नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को देखा है, सोल्जर्स को देखा है। तो जब भी मैं चाइना गया हूं तो जिस भी मैं चाइनीज सोल्जर को देखता था मैं उसको कंपेयर करता था, ये मेरी पल्टन के ब्रावो कंपनी में ऐसा दिखाई देता है। और जब मैं दोनों को स्टडी करता था तो ऐसा पाता था और पाता रहूंगा कि भारतीय जवान कई गुना अच्छा है पीएलए के जवान से। मैं जब चाइना गया था तो उनके एक मेजर जनरल साहब थे। खाने के वक्त में उन्होंने एक बहुत सेंसिटिव, नाजुक सा सवाल किया मेरे को। उन्होंने कहा कि जनरल साहब, आपके जवान जब एल्टीट्यूड में जाते हैं, जब पर्वतीय इलाका में जाते हैं जहां पर ऑक्सीजन कम होती है, तो आपसे क्या मांगते हैं? तो मेरे को समझ नहीं आया ये क्या सवाल कर रहा है। फिर मैंने उसको दोबारा बोला, दोबारा रिपीट कीजिए, आपका सवाल क्या है, मैं समझा नहीं। तो उन्होंने कहा कि आपके जवान जब हाई एल्टीट्यूड में डिफिकल्ट इलाका में जाते हैं जहां ऑक्सीजन कम होती है तो आपसे क्या मांगते हैं? मैंने बोला क्या मांगते हैं? वो मांगते हैं कि हमारी ट्रेनिंग करो, वो मांगते हैं कि हमको राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सेवा करने का मौका मिला है, इतने खुश हैं। हमारे जवान गांव से आते हैं, हार्डी हैं, वो देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, कभी उन्होंने कुछ मांगा नहीं है। इतनी नम्रता है उनके अंदर में। तो मैंने पूछा कि आपने ये सवाल क्यों किया है? तो उन्होंने कहा हमारे जवान तो बोलते हैं वहां पर ऑक्सीजन का टेंट लगाइए, वहां पर ये दीजिए, वहां पे वो दीजिए, तभी हम जाएंगे। तो मैंने बोला ये आपकी समस्या है। इससे पता क्या लगता है
पता यह लगता है कि 70% ऑफ पीएलए वो वन चाइल्ड पॉलिसी की उत्पाद है, जो चॉकलेट खा के सॉफ्ट तरीके से बच्चों की तरह पाले गए हैं। उनमें सुप्रीम सैक्रिफाइस कर ही नहीं सकते हैं, घबराते हैं वो, डरते हैं वो। और मैं आपके साथ में एक सीक्रेट शेयर करने वाला हूं। हमको बताया गया था मीडिया से $1 ट्रिलियन खर्च करने के बाद में कि पीएलए वाला जो चाइनीज सोल्जर है बहुत तगड़ा है, बहुत ये है, बहुत वो है। और क्या आपको मालूम है कि उनकी जो आर्मी है वो तो देश की भी आर्मी नहीं है, वो तो पॉलिटिकल पार्टी की आर्मी है, वो तो एक पुलिस है, आर्मी भी नहीं है। उनका कोई कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं है, लड़ाई का एक्सपीरियंस नहीं है। वो जब इस लद्दाख के इलाके में आए तो बीमार पड़ गए। उनकी देखरेख के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर, मेडिकल, ये सब कुछ लाना पड़ा। वो रो रहे थे कि हमको इस इलाके में क्यों लेके आए आप। और भारत के जवान वहां पर एकदम चमकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि भारतीय जवान क्या है। भारत की सबसे बड़ी कमजोरी मालूम क्या है? भारत की और भारतीयों की सबसे बड़ी कमजोरी यह है, हमको मालूम ही नहीं है हम हैं क्या। हमको मालूम नहीं है कि ब्रह्मांड का आशीर्वाद हमारे ऊपर में क्या है। हमको मालूम नहीं कि प्रभु का आशीर्वाद हमारे ऊपर में क्या है। पीएलए के जो पीएलए आर्मी है, लास्ट लड़ाई लड़ी थी 1967 में वियतनाम के अगेंस्ट में, और वहां पर भी हारे थे, पूरी तरह हारे थे। उसके बाद में लड़ाई नहीं लड़ी है। और भारतीय जवान, भारत ने तो इंडिपेंडेंस के बाद में लड़ाइयां ही लड़ी हैं। 47, 62, 65, 71 काउंटर टेररिज्म। मैंने 40 साल भारतीय सेना की सेवा की है और 8 काउंटर टेररिज्म की लड़ाइयां लड़ी हैं। और कहां चाइना, कहां पीएलए, कॉम्बैट एक्सपीरियंस ही नहीं है। क्या आपको यह मालूम है? आपको गर्व होना चाहिए भारतीय सैनिक और सेना के ऊपर में। और भारतीय सेना और भारतीय सैनिक को गर्व है कि पूरा राष्ट्र, पूरा समाज, पूरे 130 करोड़ भारतीय उसके साथ में हैं। मैं आपके साथ में एक और जीवन का एक वाक्य साझा करना चाहता हूं। जब मैं उरमची गया था शिनजियांग के अंदर में, तो हम वापस आ रहे थे वहां से। मैं मेजर जनरल था, डेलीगेशन का लीडर था। तो मेरे साथ में एक चाइनीज पीएलए की लेडी ऑफिसर थी, कर्नल थी, वो मेरे साथ में थी, लेजन ऑफिसर थी। तो रास्ते में एक शहर आया, तो उसने बोला कि ये वाली सिटी हमने रिसेंटली डेवलप की है पिछले 5-6 साल में, आप और आपका डेलीगेशन देखना चाहेगा। आई सेड हाँ डेफिनेटली। तो हम उस जगह में रुके। तो मैंने मेरे साथ में 8 ऑफिसर्स थे, और मैंने 8 ऑफिसर्स को बोला कि आप जाइए, 1 घंटा सिटी को देखिए और उसके बाद यहीं पर रहना, वापस आ जाइए। और मैंने अपने आप के लिए सोचा कि क्योंकि मैं डेलीगेशन लीडर हूं तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं गाड़ी में इंतजार करूंगा। मैं कुछ तजवीज, प्लानिंग करना चाहता था। तो मैं वहीं रुक गया। 1 घंटा हो गया, बाकी 6 ऑफिसर आ गए, 7वां ऑफिसर वापस नहीं आया। और ये जो पीएलए की ऑफिसर थी, ये घबरा गई। बोलती है, सर, द 7th ऑफिसर हैज नॉट कम बैक सर।
I said, let's wait for another 15 minutes. So she says, sir, I hope all is well, sir. I said, don't worry. Wait for 15 minutes. और मैंने अपने हाथ जोड़ के वाहेगुरु को बोला, वाहेगुरु बेइज्जती ना करा दो। मैं एक गाल, जब भगवान से बात करने तो अपने मदर टंग में बात करते, मैं बेइज्जती ना करा दो आज, और 15 मिनट में 2 ऑफिसर ਨੂੰ वापस लिया दो जिथे भी होगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, वो ऑफिसर भी सरदार ही था। तो 15 मिनट हो गए, वो ऑफिसर पहुंचा नहीं। तो ये तो चाइना की जो कर्नल साहब थी, ये तो उसके शक्ल से पता लग रहा था, घबराने लगी। सर सर व्हाट विल हैपन? आई सेड नो प्रॉब्लम, वेट फॉर अनदर 15 मिनट्स। तो फिर मैंने अपनी आंख बंद की, मैं वाहेगुरु अज शैतानी ना करो। मैं वाहेगुरु एक गल हुण मेरी नहीं हैगी है, एक गल पूरे भारत दी हैगी आ। मैंने अपनी प्रार्थना में कहा कि वाहेगुरु एक गल राष्ट्र की इज्जत की गल हैगी आ, मैं तुहानू 15 मिनट दे रहा हैगा, वो ऑफिसर नू वापस लियाओ इत्थे। और मैं अपने अंदर में गायत्री मंत्र, मृत्युंजय मंत्र, मूल मंत्र शुरू कर दिया। हम करते ना मंत्र बिना आवाज आए हुए ऐसे वाले में। तो मैंने अपने अंदर से कहा, वाहेगुरु आज मत गड़बड़ कर देना यार प्लीज। ठीक 5 मिनट पहले वो ऑफिसर वापस आ गया। उसने बोला, सर आई एम वेरी सॉरी, आई टुक ए रॉन्ग टर्न, और मेरे को लैंग्वेज नहीं आती थी और कोई बता नहीं सक रहा था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। आई सेड डोंट वरी, इट्स ओके प्लीज। और ये जो चाइना की कर्नल साहब थी, उसके सांसों में सांस आई और मेरे को बोलती है, सर इफ देयर वाज अ चाइनीज ऑफिसर इंस्टेड ऑफ यू, ही वुड हैव किल्ड मी बाय नाउ। एंड कहती कि इतना धैर्य संतों में ही होता है, साधुओं में ही होता है, ये आर्मी ऑफिसर में नहीं होता है। उसने क्या बोला, अगली बात मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। मैंने किसी को बताया नहीं है, लेकिन ये आप एक बहुत पवित्र परिवार है, दिव्य परिवार है, भव्य परिवार है, मैं आपसे साझा करता हूं। उसने मेरे को कहा कि ये जो आपके अंदर में मैंने आज डिविनिटी, स्पिरिचुअलिटी, सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस देखा है, हमारे पूरा चाइना में किसी के अंदर में नहीं है। उसने कहा, और वो कहने वाली भी लेडी थी, एक नारी थी, एक देवी थी। उसने कहा कि सर मैं आपसे शेयर करना चाहती हूं कि चाइना में हम रिलीजन वगैरह तो ज्यादा फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन सबके दिल में एक इच्छा है कि अगर अगला जन्म हो तो वो भारत में हो। लेकिन ये जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है, जो चाइना की पीएलए है, इसमें बहुत गलतियां, बहुत एरर और गलत और बहुत धोखा है। उनके जो लोग हैं, मैंने देखा कि उनके ऊपर में सदियों से अत्याचार होता आया है। उनके अंदर में वो मेहनत है। आई हैव रिस्पेक्ट फॉर चाइनीज, बट आई हैव गॉट absolutely I consider China, PLA and communist as a threat to us. ये मैंने सब आपको बताने का मकसद ये था कि कंपैरेटिव टर्म में भारत एक बहुत विशाल राष्ट्र है। हमारा समाज, हमारे एथिक्स, हमारी वैल्यूज, हमारे मूल्य अलग ही हैं। वी आर ब्लेस्ड, ये हमको मालूम होना चाहिए। एक क्षेत्र है जिसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। वो क्षेत्र है सोच, विचार और धारणा का क्षेत्र।
वो क्षेत्र है कॉग्निटिव डोमेन, सोच और विचार का क्षेत्र। इस क्षेत्र पर 1000 साल मुगलों ने अत्याचार से हमारे सोच विचार और धारणा को बदलने की कोशिश की। अंग्रेजों ने चालाकी, एक बहुत ही गहरी चाल से हमारी सोच विचार धारणा को बदलने की कोशिश की। इतने सालों से चाइना मीडिया वॉर, साइकोलॉजिकल वॉर, इंफॉर्मेशन वॉर से हमको गलत ही मिथ, फ्रेब, झूठ परोस रहा था। और 15 जून को जो गलवान में हुआ, मेरी नजर से वो दिन बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने अगले दिन एक हिंदी चैनल में, उस वक्त मैंने मीडिया ज्वाइन किया था, तो मैंने 2-4 बात कही थी। पहली बात यह कि चाइना का झूठ, फरेब, लाई, प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया के सामने में आ गया है कि पीएलए बहुत कमजोर फौज है। यह सच पूरी दुनिया के सामने में आ गया है। और दूसरा मैंने कहा था कि आज के बाद 15 जून 2020 के बाद में चाइना की उल्टी गिनती शुरू। क्यों? क्योंकि उसने भारत के साथ में विश्वासघात, धोखा, चीटिंग, एग्रीमेंट्स को अनट्रस्ट फुल तरीके से निभाया। अभी हमारे लिए जरूरी है कि जो भी मैंने अभी बताया है, इससे हमारा सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, समाधान, सॉल्यूशन, कौन से मार्ग पर हमको चलना है, हमारा नैरेटिव क्या होना चाहिए, हमारी सोच विचार और धारणा क्या होनी चाहिए। 15 जून को यह हुआ। 3 जुलाई को माननीय प्रधानमंत्री जी ने लेह में जाके कहा और एकदम पूरी दुनिया को कहा कि चाइना की एक्सपेंशनिज्म, पाकिस्तान का टेररिज्म, फंडामेंटलिज्म, इसका जवाब दिया जाएगा। हमारी सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी सर्वप्रथम है। 17 जुलाई को राजनाथ जी ने ईस्ट लद्दाख के अंदर में विजिट करके वही कहा और बताया कि हम हर चुनौती के लिए तैयार हैं। ताली मारिए तो जोर से मारिए, क्योंकि आपकी ताली के अंदर में भी भारत की प्रिपेयर्डनेस शामिल है। अभी हमारे सामने में कुछ एक चुनौतियां हैं, हमारे सामने में मांग है, हमारे सामने में समाधान है। हमको पूरे परिवार को, पूरे समाज को, पूरे राष्ट्र को इकट्ठा होकर, हमने एक बात बिल्कुल क्लियरली खुलकर इस परिवार ने अभी मानी है कि हमारा नेशनल सिक्योरिटी का प्राइमरी थ्रेट चाइना है। उस थ्रेट और चैलेंज को मीट करने के लिए अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, प्रिपेयर्डनेस, रेडीनेस को एकदम तैयार करना है। उस चुनौती के लिए हर वक्त तैयार रहना है। हमारे को अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन और मॉडर्नाइजेशन और अगली लड़ाई के लिए तैयार रहना है। मुझे बहुत खुशी है कि भारत में जो 2014 से ट्रेंड शुरू हुआ है, जो मार्ग लिया है, जो मुड़ गए हैं, जिस रास्ते पर चल पड़े हैं, उस रास्ते में कुछ एक ट्रेंड है। ट्रेंड मतलब बहाव है, एक फंडामेंटल चेंज है। और उसमें यह चीज पक्की है कि हमारे भारत की नेशनल विल क्या है, हमारे नेशनल इंटरेस्ट क्या हैं।
जिस प्रकार से आर्टिकल 370 70 साल के बाद में एकदम उखाड़ के फेंका, एक बात पक्की है, एक बात पक्की है, जो पार्लियामेंट से कहा कि पीओके विल बी टेकन बैक, गिलगिट बाल्टिस्तान विल बी टेकन बैक, जो कहा साइचिन विल बी टेकन बैक, जो कहा कि इसके लिए अगर जान भी देनी पड़ी तो जान देंगे। यह होती है नेशनल विल, यह होती है पॉलिटिकल विल, यह होती है रिजॉल्व, यह होता है संकल्प। और संकल्प, रिजॉल्व, पॉलिटिकल विल, नेशनल इंटरेस्ट, सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऐसे शब्द हैं जिसके लिए हम सर्वोच्च न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। जिस प्रकार आप सुन रहे हैं मेरे को, मैं आपकी आंख, आपकी आत्मा को महसूस कर पा रहा हूं। मुझे पूरा दृढ़ निश्चय है कि आप इस संकल्प के साथ में हैं। जैसे आपने कहा था, गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, शुभ कर्मन ते कबहू न टरो। जो अच्छे कार्य, अच्छे डीड, जो कार्य राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, जनहित के लिए, उससे कभी भी हटना नहीं चाहिए। जो उन्होंने कहा, निश्चय कर अपनी ट्रीट करो। गुरु नानक देव जी ने कहा, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब का जो पहला शब्द, जहां मैं कहूं अंक, एकम, एकम का मतलब एकजुटता, एक का मतलब ज्वाइंटनेस, एक का मतलब इंटीग्रेशन। इसका मतलब कि हम अपने राष्ट्र, समाज और जनहित में एक होने चाहिए। आपको याद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्रांगण से कहा था 5 प्रण, जो 130 करोड़ को कहे थे, जिसके अंदर में एकजुटता की बात की थी। यह हमारे लिए सबसे जरूरी बात है। मुझको ऐसा लगता है कि जो ट्रेंड अभी है, जो मांग हमने ले लिया है, अवश्य ही वो हमको विकसित राष्ट्र और विश्व गुरु की, हमको अभी विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ चुनौतियां हैं। भारत की सभ्यता, संस्कृति और इतिहास हमको मालूम होना चाहिए। आपके शरीर में आत्मा भारतीयता की है, आपके अंदर में जो खून है, जो डीएनए है, वो ऐसे पूर्वजों का है जिसके अंदर में शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह जी, महाराणा प्रताप, विवेकानंद जी, ऐसा खून है आपके अंदर में। पानी देना, दूसरा वाला पानी देना। जब भावनाएं ऐसे आती है ना, तो कभी कभी पानी की जरूरत पड़ती है। फतेह। देखिए, एक बात पक्की है, अभी जो 21st सेंचुरी के चैलेंजेस हैं, एक तरफ जैसे मैंने कहा भारत की सभ्यता, संस्कृति और इतिहास, और दूसरी तरफ है इस क्षण की जो पुकार है, इस क्षण की पुकार है टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर, स्पेस। और आपको एक बात पक्का मालूम होगी कि संस्कृत भाषा और कंप्यूटर की भाषा में कोई फर्क नहीं है। ये जो कंप्यूटर है, ये जो कंप्यूटर है, ये जो एआई है, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये भारतीयों की ही एक अंदर की भाषा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिस दिन हम समझ गए कि भारत की सभ्यता, संस्कृति और इतिहास, और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
स्पेस, साइबर, डिजिटाइजेशन दोनों मिल जाएंगे, उस दिन भारत पूरे विश्व में नंबर 1 होगा। जब मैं चाइना को देखता हूं तो कुछ सबक भी सीखना चाहता हूं उनसे। मैं चाइना 2000 से लेकर 2012 तक 7 बार गया और बहुत गहरा अध्ययन किया। उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया था बहुत अच्छा था। उन्होंने जो अपनी इकोनॉमी को बनाया वो बहुत अच्छा था। जो उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन किया वो बहुत अच्छा था। लेकिन उनकी मंशा ठीक नहीं थी। उन्होंने जो उससे पैसा कमाया, उससे जो उन्होंने डेप्ट डिप्लोमेसी की, देशों को कर्जा देके उनके ऊपर में कब्जा करने की कोशिश की, वो गलत था। उन्होंने जिस प्रकार से श्रीलंका को एकदम डुबो दिया, जिस प्रकार वो पाकिस्तान को डुबो दिया है, जब ऑलरेडी कर चुका है, जो उसकी मंशाएं हैं वो ठीक नहीं है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो उस इलाके से सड़क बनाना चाहता है जो मेरा घर है। क्या मैं इसको अलाउ कर सकता हूं? क्या मैं उसकी ये बैड इंटेंशन को चलने दे सकता हूं? ये आपको सबको इकट्ठे होकर करना पड़ेगा। और सबसे जरूरी है, जैसे मैंने कहा कि चाइना से अगर मैं सीखता हूं तो ये है कि अभी हमको, और कोविड ने ये हमको संदेश दिया है, क्योंकि अभी पूरी दुनिया को पता चल गया है कि चाइना की क्रेडिबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी और इंटेंशंस क्या हैं। उसके बाद में जो मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन, इकोनॉमी का जो जिम्मेवारी हमारे ऊपर में आया है, दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम किस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ध्यान दें। सच कहूं तो जब मैं बॉर्डर इलाके को देखता हूं तो अपने आप से सवाल करता हूं कि इतने साल तक वो सड़कें क्यों नहीं बनी जो अब बन रही है। जिस इलाके को हम अपना कहते हैं उसके ऊपर में हमने अपना सड़कों का जाल क्यों नहीं बिछाया। वी हैव टू फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, आवर कैपेबिलिटीज एंड कैपेसिटी। हमको सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर, मेक इन इंडिया, इसको इख्तियार करना है। और मैं एक बात पक्का कहना चाहता हूं कि जो नेशनल चुनौतियां होती हैं, जैसे चाइना एक नेशनल चुनौती है हमारे लिए, इसके लिए ऑल ऑफ द नेशन अप्रोच, ऑल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच, इसके अंदर में जितने भी हमारे कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर है उसका इकट्ठा होना, एक इंटीग्रेटेड जॉइंटनेस तरीके से करना, यह हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और मुझे बहुत खुशी है कि इस दिशा में भारत ने डिसाइड कर लिया है कि कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम उस प्रॉब्लम के लिए इकट्ठे उतरेंगे मैदान में। सच कहूं, जोर से बजाइए ताली। इस ताली के अंदर में आपकी सहमत छुपी हुई है। ये जो ताली की गूंज है पूरे भारत में जानी चाहिए कि हम भारत की हर एक चुनौती के लिए इकट्ठे हैं। मैंने एक चीज देखी है कि हम चाइना के ऊपर में इतनी स्टडी नहीं करते हैं जितना करना चाहिए। हम लोग नॉर्थ ईस्ट में जाकर उनको इतना नहीं देखते हैं जितना देखना चाहिए। मैं तो चाहूंगा कि हमारे जो यूथ हैं वो थोड़ा चाइना के बारे में स्टडी करें, चाइनीज लैंग्वेज के बारे में स्टडी करें। ये स्टडी करना बहुत जरूरी है। चाइना की वर्नेबिलिटीज, सेंसिटिविटीज और चाइना की घबराहट भी बहुत है। आमतौर पर हमारे को ऐसा साइकोलॉजिकली अंदर में ऐसा धारणा दी गई
एक संयोजित तरीके से कि हम चाइना की तो ज्यादा इज्जत करने लगे और अपनी वैल्यू समझने में कठिनाई होने लगी। पर एक्चुअल सच्चाई यह है कि भारत यहां है और चाइना यहां है। ताली मारिए, अपने आप के लिए ताली मारिए। लेकिन इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, इसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। चाइना की अगर मैं सेंसिटिविटीज, वर्नेबिलिटीज को गिनना शुरू करूं तो यूल गेट सरप्राइज्ड। तिब्बत के मामले में वो घबराता है, उसको मालूम है एक न एक दिन तिब्बत उसके हाथ से निकल जाएगा। वो ताइवान के बारे में घबराता है, उसको मालूम है ऐसे तो बहुत सेंसिटिविटी दिखाता है, वन चाइना और ताइवान मेरा है, लेकिन घबराहट बहुत ज्यादा है। उसको मालूम है सिंजियांग के अंदर में उइगर की जो प्रॉब्लम है वो बहुत गंभीर है। उसको मालूम है हांगकांग में प्रॉब्लम क्या है। उसको मालूम है कि उसकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितने हैं। उसको मालूम है कि उसका रिच और पुअर डिवाइड क्या है। उसको मालूम है कि उसने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल किया हुआ है। उसको मालूम है कि उसने अपने लोगों पर बहुत ज्यादा अत्याचार किया है। उसको मालूम है कि उसकी पॉलिसी के कारण मिलियन लोग 60s पे मर गए थे। उसको मालूम है कि जब उसने वन चाइल्ड पॉलिसी की थी तो कितनी माओं को, कितनी नारियों को, कितनी देवियों को अत्याचार किया था उसने। और मालूम है आज क्या हो गया है उस अत्याचार के कारण। आज उनका जो मृत्यु रेट है वो जन्म रेट से ज्यादा हो गया है। पूरा जो चाइना है वो बूढ़ा हो गया है। जो उसने 45 साल पहले कहा कि वन चाइल्ड करेंगे, और जो उसने जबरदस्ती की थी उस वक्त में, अगर आप इतिहास में जाएंगे तो चाइना की पीएलए और इंटेलिजेंस एजेंसी जो नारी गर्भवती होती थी एक बच्चे के बाद में, उसको उठा के ले जाते थे, मार देते थे उसको। इतना अत्याचार किया, कंपल्सिव अबॉर्शन कर देते थे। और आज उस प्रभु, उस ब्रह्मांड की केंद्र हिंदू, उस ब्रह्मा, उस शिव जी, देखिए उन्होंने क्या उसका सबक सिखाया है कि आज उनकी मृत्यु ज्यादा है और जन्म कम है। उन्होंने घबराहट में 2015 में कहा अब आप 2 बच्चे कर सकते हैं। फिर 2021 में कहा घबराहट से अब आप 3 बच्चे कर सकते हैं। लेकिन अभी उनकी एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इकोनॉमी ऐसी है कि कोई भी पेरेंट्स बच्चा करना नहीं चाहता, क्योंकि कॉस्टली इतना हो गया है। और दूसरी तरफ प्रभु का आशीर्वाद, भारत का आशीर्वाद। भारत एक यूथ बल्ब है। भारत की जो मीडियन एज है 28, और जो चाइना है मिडिल एज 39, 40, पता नहीं इतनी है। और देखिए भारत की जो नारी शक्ति, भारत की जो देवी शक्ति है, भारत की जो मातृ शक्ति है, वो अपने ही एक अलग गैलो में है। भारत की राष्ट्रपति, भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी एक नारी हैं। ये फर्क है दोनों ही देश में। शिव जी का त्रिशूल भारत के साथ में है। शिव जी के त्रिशूल में 3 शूल। पहला, भारत का यूथ अपने आप में अलग है, सबसे प्रभावशाली है, सबसे ताकतवर है। भारत की महिला सबसे ताकतवर, सबसे केपेबल, दे एक्सेल इन द कैपेबिलिटीज। और तीसरा, टेक्नोलॉजी,
जिस दिन ये तीनों मिल जाएंगे ना, पूरे विश्व में विश्व गुरु होगा। जोर से बोलिए। कहने को तो बहुत है। जब परिवार से कोई बात करता है तो दिल करता है रुको ही मत, क्योंकि मजा आता है। और जब परिवार के साथ में आत्मा के स्तर पर संवाद होता है तो फिर तो जो आनंद आता है वो लगता है कि मैं नहीं, प्रभु बोल रहा है आपके थ्रू, और प्रभु सुन रहा है आपके थ्रू। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सब आत्माओं से रिक्वेस्ट है, सब भारतीय आत्मा से रिक्वेस्ट है कि हम सबका सोच, विचार और धारणा हैज गॉट टू बी अलाइंड विद मेरे राष्ट्र की रिक्वायरमेंट क्या है, मेरे समाज की रिक्वायरमेंट क्या है, जनहित में रिक्वायरमेंट क्या है। हमारे दुश्मन भी बहुत हैं, हमको उनसे अलर्ट रहना जरूरी है। मैं आपको एक जो मेरे को बहुत टच की थी बात में आपको बताना चाहता हूं। बात जब गलवान की थी तो एक बहुत ही विख्यापित, क्या बोलते हैं, बहुत ही फेमस, क्या बोलते हैं, विख्यापित, विख्यात, मुझे आता है बोलना लेकिन जान से आपसे पूछ रहा था। एक बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट हैं, बहुत नाम कमाया है, और एक आर्मी के पुराने, लेकिन वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को अलाइन कर गए। दुख तब होता है जब कोई एंटी इंडिया, जहां एंटी गवर्नमेंट, जहां एंटी राष्ट्र, एंटी समाज, एंटी जनहित में बात करता है। तो तब जब माहौल था गलवान के बाद 2020 का, तो वो टेलीविजन पर आकर कह रहे थे कि गवर्नमेंट ने जो ब्रीफिंग की है वो अनट्रू है, झूठ है, एलएसी शिफ्ट कर गया है। उन्होंने कहा कि जो आर्मी है उसने अगेंस्ट में उनके बात करने लगा। प्राइम मिनिस्टर साहब, जो हमारे, मैं ऐसे सोचता हूं कि जो रीढ़ की हड्डी है वो है राष्ट्र, समाज और जन, और दूसरी तरफ राष्ट्र, सरकार और सेना। जब चुनौती पूरे राष्ट्र के सामने में है तो वो आर्मी के अगेंस्ट भी, माननीय प्रधानमंत्री जी के अगेंस्ट भी और सरकार के अगेंस्ट भी बात कर रहे थे। तो ऐसा लगता है कि क्या ये मेरे परिवार का है, जहां इसको चाइना वाला पैसा दे रहा है, जहां उसका खाता है, जहां किसी डीप स्टेट का पार्ट है, जहां चाइना से इनडायरेक्ट पाकिस्तान के थ्रू पैसा खा रहा है, जहां चाइना के थ्रू किसी वामपंथी बोलते हैं उनका खा रहा है। ऐसा बहुत ही सुनकर दुख लगा। ये हमारे समाज के ऐसे तत्व हैं जिनको हमको परिवार को संभालना होगा। वी गॉट टू मेक देम इररिलेवेंट जब बात राष्ट्र, समाज और जनहित की बात है। और सच कहूं तो बहुत खराब लगा। ऐसा लगा मुझे उस वक्त जैसे एक एक बात जो वो कह रहे थे उसके लिए पैसा बीजिंग से आया हो, जो वो $1 ट्रिलियन 3W मीडिया वॉर, साइकोलॉजिकल वॉर, प्रोपेगेंडा वॉर के ऊपर में खर्च करते हैं, शायद उसी का अंश गलत तरीके से खा रहा हो। हमारे सामने में चुनौतियां बहुत हैं, इसलिए हर एक परिवार के सदस्य को सुरक्षा के मामले में एक सोल्जर बनना चाहिए। मैं तो ऐसा सोचता हूं कि एक सैनिक, एक सेवक, एक साधु, एक स्कॉलर और एक भारतीय में कोई फर्क नहीं है। जोर से ताली बजाइए।
मैं आखिर में एक बड़ी मजेदार सी बात बताने वाला हूं। मैं शंघाई गया था। वहां पर शंघाई में एक स्टेट म्यूजियम है। उस म्यूजियम के अंदर में एक अंग्रेज जज बैठा हुआ था, स्टैचू था। एक चाइनीज बैठा हुआ था, एक्यूज्ड, जिसके ऊपर इल्जाम था, और उसके साथ में एक सरदार मिलिट्री का पुलिसमैन खड़ा था। तो मेरे को ये म्यूजियम में ये तीनों स्टैचू देखकर बहुत अच्छा लगा, और जब मैंने पगड़ी वाला देखा तो और भी अच्छा लगा। तो मैंने हिस्ट्री को देखा तो तब पता चला कि जब अंग्रेज लोग चाइना में गए थे, शंघाई में, तो अपने साथ में 6 फीट प्लस मिलिट्री पुलिसमैन को लेके गए थे, और उनका काम था कि जो भी ट्रैफिक वायलेशन शंघाई के मेन सड़क पे करता था, तो ये जैसे दो ने ट्रैफिक वायलेशन किया तो ये बल्कि ऐसे उनको उठाकर ऐसे मार के छोड़ देते थे। तो आज भी जो शंघाई के बुजुर्ग हैं डरते हैं कि ऐसे करते थे। तो उसका सीन था। तो जब मैंने ये सीन देखा तो मेरे को लगा कि मेरे को यहां फोटो जरूर खिंचाना चाहिए। तो मैं उस स्टैचू के पास में खड़ा हुआ, वो टर्बन वाला, मिलिट्री वाला, और मैं, और हम लोग जितने भी स्पेशली नॉर्थ इंडियन है, हम जब फोटो खिंचाते हैं तो बड़े कॉन्शियस हो जाते हैं। तो मैंने सोचा मेरी फोटो अच्छी आनी चाहिए। तो मैं एकदम ऐसे खड़ा हो गया, सांस रोक के, और जो फोटो ले रहा था वो, उसके पास में कैमरा ऐसा था, वो पैडलेक्स, उसने बोला हिलना मत ऐसे करके। तो मैं भी ऐसे खड़ा था। जब मैं ऐसे खड़ा था तो सडनली उस वक्त क्या हुआ, एक मेरा साइड से एक ऐसे उंगली लगी मेरे को। तो मैंने सोचा मेरी फोटो खराब हो जाएगी, तो मेरे को हिलना नहीं चाहिए जैसे, लेकिन उंगली थोड़ी जोर से लगी। तो मैंने सोचा सिर्फ गर्दन हिलाकर देखता हूं। तो मैंने ऐसे किया। वो एक चाइनीज लेडी थी, लंबी सी लड़की थी, उसने सोचा कि मैं भी स्टैचू हूं। और वो जोर से चिल्ला उठी। उसको लगा कि स्टैचू में जान आ गई है। और फिर मैंने उसको कहा सॉरी। भारतीय होते ही ऐसे। परिवार से आज संवाद वार्तालाप करके बहुत अच्छा लगा। मैं एक चीज अपनी आत्मा के साथ में गांठ बांध कर ले जा रहा हूं कि जितनी भी आत्मा यहां बैठी हुई हैं, इन्होंने एक प्रण, एक संकल्प किया है कि हमारी प्राइमरी सिक्योरिटी थ्रेट चाइना है, उसके बारे में अध्ययन, रिसर्च, ज्ञान प्राप्त करेंगे। पूरे भारत को एकजुटता में उस चुनौती के लिए तैयार करेंगे। चाइना की चुनौती, थ्रेट के लिए पूरे राष्ट्र को तैयार करने के लिए हम अपना सब कुछ लगा देंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा आपने संकल्प लिया है कि अपनी सोच, विचार और धारणा अपने बारे में करेक्ट करेंगे, और चाइना जो असलियत है उसको पहचानने की कोशिश करेंगे। जोर से ताली बजाइए। आखिर में इससे पहले मैं कहूं कि अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, उससे पहले मैं आपको दो शब्द कहना चाहता हूं। ये वो दो शब्द हैं जिन्होंने हमको आजादी दी। ये दो शब्द हैं जिन्होंने आजादी प्राप्त करने से पहले हम सबको एक
डोर में बांधा। ये वो दो शब्द है जो हमको साहस, शौर्य, बलिदान के लिए मोटिवेट और इंस्पायर करते हैं। ये वो दो शब्द है, जब तिरंगा झंडा ऊपर आता है तो अपने आप आत्मा से निकलते हैं। ये वो दो शब्द है जो हमको राष्ट्र रूपी परिवार के अंदर में एक डोर से बांधते हैं। ये दो शब्द हैं जिसके अंदर में भारतीयता है, जिसके अंदर जिसकी आत्मा राष्ट्र के साथ जुड़ी है, उसको आत्मिक आनंद आता है ये दो शब्द का उच्चारण करने से। और वो दो शब्द है वो दो शब्द हैं। ये छत उड़ जानी चाहिए। क्या ये परिवार ये छत को उड़ा सकता है? वो दो शब्द है जय हिंद। वो मेरी नारी शक्ति ने जय हिंद नहीं बोला है। मैडम आप भी बोलिए। वो दो शब्द हैं जय हिंद। नमस्कार, प्रणाम। जय